नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी की ओर जो रहस्य, डर और इमोशन से भरी हुई है। ये कहानी है अरनमनाई 4 की। एक ऐसी भूतिया हवेली की कहानी जहां छुपे हैं गहरे रहस्य, अतीत की दर्द भरी दास्तानें और अदृश्य शक्तियों का प्रकोप। इस फिल्म में डर सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से भी महसूस होगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें असम को दिखाया जाता है, जहां एक रोड पर पुजारी अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा होता है। असल में ये दोनों एक मंदिर की ओर जा रहे थे जहां आज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था। तब पुजारी की बेटी अपने पिता से पूछती है कि हर साल ये फेस्टिवल क्यों लगाया जाता है, जिस पर पुजारी बताता है कि कई साल पहले इस गांव में एक बाघ नाम की बुरी शक्ति रहती थी जो पानी और जमीन दोनों पर रहा करती थी और वह किसी भी इंसान को मारकर उसका रूप ले सकती थी। जिसके बाद कुछ बड़े पुजारियों ने मिलकर करीब 100 साल पहले उस बाघ को कुछ रीति रिवाजों के साथ कैद कर दिया था, जिसके कारण ये फेस्टिवल रखा जाता है। तभी उसी दौरान लड़की का हाथ कट जाता है जिससे खून बह रहा था और उसी समय पुजारी का चप्पू एक जगह अटक कर टूट जाता है। ये तो वही जगह है जहां पर बाघ को कैद किया गया था और अब चप्पू लगने के कारण वो ढक्कन टूट गया जिसमें से बाघ बाहर निकल आया। वही पुजारी की बेटी का खून पानी में भी गिर गया था, जिसके कारण बाघ सीधा पुजारी की बेटी पर अटैक करता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि पुजारी की बेटी तो पानी से मछली निकाल कर खा रही थी, जो काफी अजीब था। और साथ ही पुजारी अपनी बेटी को देखकर काफी शॉक हो जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी पुजारी की नजर उसकी बेटी की लाश पर पड़ती है जो पानी में तैर रही थी और पुजारी समझ जाता है कि यह सामने जो उसकी बेटी बैठी है वो बाघ है जिसने लड़की का रूप ले लिया है। अब ये बाघ पुजारी पर भी हमला करता है और उधर ही उसी समय मंदिर में देवी की पूजा हो रही थी जिससे बाघ थोड़ा कमजोर पड़ गया था। तब पुजारी जी पवित्र जल छिड़क कर उस बाघ की आत्मा को एक लोटी में कैद कर लेते हैं। इस पर बाघ तड़पने लगता है कि मेरी आत्मा को छोड़ दो, पर यहाँ पुजारी कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को मारा है, अब से तू ऐसे ही हमेशा के लिए मेरी बेटी बनकर रहेगा। अब बाघ की आत्मा जिसके पास होती है बाघ उसी की हर बात मानता है, इसलिए बाघ को पुजारी की बात माननी पड़ती है। हालांकि बाघ पुजारी पर काफी गुस्सा था। फिर पुजारी बाघ को अपने घर पर बेटी की तरह ही लाता है और अपनी पत्नी को भी नहीं बताता कि यह उनकी बेटी नहीं है बल्कि बाघ है, ताकि उसकी पत्नी को दुख ना हो। ऐप सीन शिफ्ट होता है। हम सर्व नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एडवोकेट है और वह लोगों की मदद भी करता है, लेकिन उसका काम ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। इसके बाद हमें शैली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सरवन की बहन है और ये 10 साल पहले श्रवण के घर से चली गई थी क्योंकि इसे एक लड़के से प्यार था, जहां इन्होंने जाकर सरवन की मर्जी के बिना शादी कर ली थी। पर सरवन अपनी बहन के जाने के बाद भी उसे आज भी याद करता है। खैर, शैली शादी के बाद अपने परिवार के साथ काफी खुश रहती है और शैली के परिवार में उसका पति, उसकी एक बेटी शक्ति और एक बेटा है जिसका नाम उन्होंने सरवन रखा है क्योंकि शैली को भी अपने भाई की याद आती थी है, पर वह 10 साल से उससे मिलने नहीं गई। अब एक दिन शैली का पति जॉगिंग करने निकलता है तो उसे रास्ते में प्रेसिडेंट का बेटा मिलता है जो अपने कैमरे से कुछ रिकॉर्डिंग करता है और उससे हाय हेलो करने के बाद सेल्वी का पति आगे बढ़ जाता है। फिर वहां से थोड़ा आगे आने के बाद सेल्वी के पति को धुआं दिखाई देता है और उस धुएं से एक हाथ आकर उसे मार डालता है। फिर अगली सीन में वही आत्मा सेल्वी के पति का रूप लेकर वापस अपने घर लौट आता है और हम समझ पाते हैं कि यह काम जरूर बाघ का है। सेल्वी का पति अंदर आते ही अपने बच्चों बारे में पूछता है, खासकर शक्ति के बारे में, जिस पर सेल्वी हंसकर यह बात टाल देती है कि यह जरूर मजाक कर रहे होंगे। पर तभी गांव के कुछ लोग उसे बुलाने आते हैं और सेल्वी जल्दी से उनके साथ चल देती है। थोड़ी देर में रवि रिकॉर्डिंग करते हुए सेल्वी के घर के पास आता है और वहां कुत्ता भौंके जा रहा था, इसलिए रवि अंदर देखने जाता है तो वहां कुएं के पास तो सेल्वी की बेटी शक्ति बेहोश पड़ी थी जिसके सर पर चोट थी। वहीं रवि कुएं में देखता है कि सेल्वी तो फांसी लगाकर मर चुकी है, लेकिन अब यहां सोचने वाली बात तो थी कि गांव वाले तो सेल्वी को अपने साथ लेकर गए थे क्योंकि उन्हें सेल्वी के पति की लाश मिली थी, पर यहां तो असली सेल्वी फांसी लगाकर मर चुकी है। इसका मतलब है कि बाघ ने सेल्वी को भी मार दिया और वहीं सेल्वी के रूप में वहां गया। इसके बाद ये खबर सरवन को मिल जाती है कि उसकी बहन और उसका पति मर चुका है, जो सुनते ही वह तुरंत अपनी आंटी के साथ सल्वी के गांव आता है। यहां पहुंचकर गांव वाले कहते हैं कि हमें तो आपके बारे में पता नहीं था, इसलिए हम सब गांव वालों ने मिलकर ही सेल्वी और उसके पति का अंतिम संस्कार कर दिया है। यहीं पर सरवन को सेल्वी के पति के काम के बारे में ही पता चलता है कि वह रियल एस्टेट में पुराने घरों को रिनोवेट करके अच्छे दाम पर बेचता था। इसी तरह से सल्वी के पति ने जिस घर में वह रहा था उसे भी बेचने का सोचा था क्योंकि उसके सर पर थोड़ा कर्जा हो गया था और वह उसका एडवांस भी एक आदमी से ले चुका था। अब वो नहीं तो उसके बिहाव पर यही डील श्रवण को ही करनी होगी, इसलिए अब डील होने तक श्रवण को इसी गांव में रुकना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शक्ति तो अभी भी कोमा में पड़ी है और उसका भाई छोटा सरवन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि छोटा सरवन जब खेल रहा होता है तब उसके साथ कुछ अजीब सा होता है, इसलिए वो डर के मारे अपनी मामा के पास चला जाता है। तभी यहाँ पर माया आती है जो कि डॉक्टर है और वह यहाँ के लैंडलॉर्ड की बेटी है जिसके नाम ये घर होने वाला है। और हम जान पाते हैं कि शक्ति का ट्रीटमेंट माया ही कर रही है और माया का कहना है कि इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है तो क्यों ना इस घर को हॉस्पिटल में बदल दिया जाए। अब शाम को जब छोटा सरवन फोन पर गेम खेल रहा होता है तब उसे कुछ अजीब सी चीजें महसूस होती हैं। उसी समय वहां पर एक हाथ आकर बच्चे का हाथ पकड़ लेता है जिससे वह डर जाता है। फिर वहां पर सरवन की आंटी आती है और उन्हें तो पूरा एक साया दिख जाता है।
जिसे देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। अब अगले दिन सरवन अपनी बहन की कब्र पर जाकर उसे याद करने लगता है और कहता है कि उसकी बहन इतनी कमजोर नहीं थी जो वो फांसी लगा ले। इस पर वहां खड़ा रवि कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो कुएं में लटकी हुई थी। तब ये दोनों इस केस का इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए सीधा पुलिस के पास जाते हैं, पर पुलिस वाला उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि गांव में जल्द ही 10 साल बाद एक मेला आयोजित हो रहा था और उसी की सिक्योरिटी में वो बिजी था, क्योंकि इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। अब सरवन कहता है कि वह खुद ही पता लगा लेगा कि सल्वी की जान किसने ली है। तब रवि उसे अपने कैमरे की फुटेज दिखाने लगता है जिसमें सल्वी के पति की मौत के टाइम की वीडियो थी। साथ ही साथ रवि श्रवण को ये भी बताता है कि मैंने आपकी बहन को कुछ गाँव वालों के साथ जाते हुए देखा था, लेकिन जब मैं उस कुत्ते की आवाज के पीछे गया तो वहां पर आपकी बहन ही लटकी हुई थी, जो कि काफी अजीब बात थी। खैर, जब श्रवण रवि के कैमरे में देख रहा होता है तो उसे एक फुटेज में एक स्वामी जी नजर आते हैं जो शायद सेल्वी के पति को फॉलो कर रहे थे। उसी समय हम उन्हीं स्वामी जी को देख पाते हैं जो मंत्र पढ़ के उसी घर के पास आते हैं। तो उनकी माला घूमने लगती है और जब वह अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे वह वापस लौट जाते हैं, यानी कि कोई शक्ति उन्हें अंदर आने से रोक रही है। उधर डॉक्टर माया शक्ति के रूम की तरफ आती है तो वहां उसे परछाई दिखाई देती है जो तुरंत गायब भी हो जाती है और माया के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, जिससे माया के तो होश उड़ जाते हैं। यहाँ रवि और जब घर आ रहे थे तब एकदम से कोई शक्ति इनकी कार पर हमला करती है, जिससे इनकी कार यहीं पर बंद पड़ जाती है। फिर सरवन को जंगल से कुछ आवाजें आती हैं और वो उसके पीछे जाने लगता है। हालांकि थोड़ी आगे जाकर वो आवाजें गायब हो जाती हैं, पर हम देखते हैं कि यहाँ तो रवि को सेल्वी दिख रही है और उसके साथ डरावने इंसिडेंट होने लगते हैं। फिर जब सरवन वापस रवि के पास आता है तो यहाँ ना तो रवि की कार थी और ना ही रवि। तब थोड़ा आगे जाने के बाद सरवन को रवि का कैमरा पड़ा मिलता है जिसमें वही स्वामी जी की वीडियो थी और यहाँ देखकर सरवन का शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर इसने ही रवि के साथ कुछ किया होगा। यहाँ घर में माया और श्रवण की आंटी या डिस्कस कर रहे थे कि इस घर में कोई भूत है, पर ये दोनों चुप रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि अगर यह सच्चाई बाहर आ गई तो माया इस जगह पर हॉस्पिटल नहीं बना पाएगी। अब उसके बाद माया सरवन को लेकर उस गाँव के सबसे बड़े फेस्टिवल में जाती है जो 2 दिन बाद शुरू होने वाला था और यह माता की बड़ी सी मूर्ति बनाई गई थी और ठीक उसी के सामने एक असुर की भी मूर्ति थी जिस पर फेस्टिवल वाले दिन माता वार करेगी। यह इनकी बातों से हमें यह भी पता चलता है कि इस मेले में भारत के कोने कोने से लोग शामिल होने आते हैं, क्योंकि यह बहुत पवित्र फेस्टिवल है। वहीं हम कुछ पुजारियों को भी देखते हैं जो मेले के लिए ही आए थे और उन्हीं में हमें वही पुजारी दिखाई देता है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में बाघ को कैद कर लिया था। अब जब ये पुजारी मंदिर में जाने लगता है तो मंदिर के ऊपर देखकर इसके भूस उड़ जाते हैं और वह यहाँ से भाग निकलता है। अब उसने ऐसा क्या देख लिया था वह हमें आगे पता चलेगा। इधर हम सरवन को देखते हैं जो कहीं जा रहा था, तब उसे जंगल में रवि की कार दिखाई देती जो पेड़ से ठुक हुई थी और उसी पेड़ पर रवि की लाश भी पड़ी थी, जिसे देखते ही सरवन पुलिस को बुला लेता है और प्रेसिडेंट अपने बेटे की मौत पर बहुत ही ज्यादा रोता है, क्योंकि 2 दिन बाद तो उसका बर्थडे था और उससे पहले ही वह दुनिया छोड़कर चला गया। अब ये सब होने पर पुलिस सरवन पर ही शक करने लगता है कि तूने रब को पहले देखा, बता तूने उसके साथ क्या किया। जिस पर सरवन कहता है कि मुझे इन सब में उसी स्वामी जी पर डाउट हो रहा है जिसकी वीडियो रवि के कैमरे में है। तभी सरवन की नज़र वहीं खड़े स्वामी पर पड़ती है जो इन पर दूर से नजर रख रहा था, इसलिए वह जल्दी से स्वामी जी के पीछे जाता है, पर स्वामी जी तब तक वहां से भाग गए थे। और फिर सब थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें स्वामी जी का एक खुफिया अड्डा मिलता है जिसमें कई तरह के रिचुअल्स हो रहे थे और वहां रवि सेल्वी और सल्वी के पति की फोटोज पड़ी थी जो ये साबित करता था कि स्वामी जी इन सब कत्लों से जुड़े हैं। साथ ही सरवन को वहां पर शक्ति की भी फोटो मिलती है जिससे उसे लगता है कि अब शक्ति की जान को भी खतरा है। हालांकि ये सब देखकर पुलिस वाले भी सरवन की बात मान लेते हैं कि स्वामी जी इन सब मौत के पीछे हैं। वहीं हम स्वामी जी को देखते हैं जो एक पेड़ पर थे और उनके हाथ में उसी पुलिस वाले की फोटो थी। इधर छोटा सरवन जब अकेला था तब उसके साथ डरावने इंसिडेंट हो रहे होते हैं और हमें एक साया भी दिखाई देता है। तभी वहां सरवन आता है और सब नॉर्मल हो जाता है। फिर सरवन को वहां सेल्वी की एक एल्बम दिखाई देती है जिसमें सरवन जब शक्ति की बर्थडे की फोटो देखता है तो उसको कुछ समझ आता है और वो सीधा जाकर गांव लोगों के सर्टिफिकेट चेक करने लगता है जिसमें उसे कुछ क्लू मिलते हैं और ये देखकर वो सीधा माया को कॉल करके कहता है कि जाकर शक्ति की बॉडी पर चेक करो कि कहीं उसकी बॉडी पर रेड मोल तो नहीं। फिर थोड़ी देर में सरवनम वहां पहुंच जाता है और ये देखते ही शक्ति की पीठ पर एक रेड मोल है। फिर सरवन माया को बताता है कि कल यानी 15 जून को शक्ति, रवि और उस पुलिस वाले का बर्थडे है और इन तीनों का जन्म 10-10 साल के गैप में हुआ था। जैसे शक्ति से 10 साल पहले रवि जन्मा था और रवि से 10 साल पहले वो पुलिस वाला, और यह वही दिन था जब यहाँ हर साल बाद बड़ी पूजा होती है। साथ ही इन तीनों की बॉडी पर रेड मोल है, यानी मरने वाले लोगों में बर्थ डेट और रेड मोल की सिमिलरिटीज हैं और जो कोई भी इनकी मौत के बीच आता है वो मारा जाता है। जैसे सेल्वी और उसका पति मारे गए थे, इसलिए वह श्रवण माया को शक्ति का ख्याल रखने को कहता है और खुद पुलिस वालों को बचाने निकल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ घर पर वही पुजारी आता है जो जबरदस्ती घर में घुस रहता है और माया और श्रवण की आंटी उसे रोक भी नहीं पाते, लेकिन तभी पुजारी को अंदर एक अजीब सा साया दिखता है और वह उस पर हमला भी कर देता है। तब पुजारी उस साया से बचते बचाते शक्ति के पास जाता है ताकि वह उसे मार सके और हम देखते हैं कि साया के हमले से पुजारी को जितनी भी चोटें आ रही थी वो सब अपने आप ही हील हो रही थी।
हालांकि यह साया जैसे तैसे करके उस पुजारी को घर से बाहर निकाल ही देता है और यह पुजारी जाते हुए इनसे कहता है कि इस घर को आज ही खाली कर दो वरना तुम सब मारे जाओगे, जो देखकर माया और सरवन की आंटी काफी डर गई थी। इधर सरवन पुलिस वालों को ढूंढता हुआ जंगल में पहुंच गया था, तभी उसे वही स्वामी जी भी दिखते हैं जो पुलिस वालों पर रिचुअल्स कर रहे थे और ये देखकर सरवन स्वामी जी से भिड़ जाता है। अब जब ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं तो पुलिस वाले की बॉडी अपने आप हवा में जाती है और फिर वह तुरंत गिरकर मर जाता है, जिस पर स्वामी जी सरवन से कहते हैं कि तुमने रिचुअल्स खराब करके सब कुछ बिगाड़ दिया है, मैं तो इस पुलिस वाले को बचा रहा था उस बाघ से। यानी अब तक स्वामी जी उन सब मरने वाले लोगों को ही बचाने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ होगा वो हम आगे पता कर लेंगे। और दूसरी तरह हम शक्ति को देखते हैं जो कोमा से बाहर आ गई थी। इसके बाद यहाँ पुलिस वाले उस असम वाले पुजारी की घर जाते हैं तो देखते ही यहाँ तो वह पुजारी और उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी, यानी जो पुजारी शक्ति को मारने गया था वो शायद बाघ था। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने स्वामी जी को भी पकड़ रखा है और आज स्वामी जी सब कुछ बताते हैं। असल में वह असम से हैं जिनके परिवार वालों ने ही मिलकर उस बाघ को कैद किया था ताकि वह आगे किसी की जान ना ले पाए, पर कुछ ही साल पहले बाघ फिर से आजाद हो गया, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फिर कुछ टाइम बाद स्वामी जी ने उस पुजारी की बेटी की डेड बॉडी देगी तो वह देखते ही चौंक गए, क्योंकि उन्होंने तो पुजारी की बेटी को उनके साथ देखा था और यहीं से हम समझ गए कि यह सब बाघ ने किया है। पर जब ये लोग पुजारी से मिलने गए तो पता चला कि पुजारी तो आसाम से जा चुके हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे, फिर चाहे वह बाघ ही क्यों ना हो। इसके बाद स्वामी जी पुजारी को ही ढूंढने लगे और उन्हें इस जगह की देवी माँ के बारे में पता चला कि यहाँ की कितनी मान्यता है और उन्हें पुजारी यहाँ मिल सकता है। फिर वो बताते हैं कि पुजारी ने इस मंदिर की चोटी पर वो लोटा छुपा दिया था जिसमें उसने बाघ की आत्मा कैद की थी, ताकि बाघ उस लोटे से अपनी आत्मा बाहर ना निकाल पाए, क्योंकि यहाँ की देवी माँ बहुत शक्तिशाली है। पर एक दिन पुजारी की बेटी यानी कि बाघ को पता चल जाता है कि पुजारी ने तो उसकी आत्मा मंदिर की चोटी पर रखी हुई है, इसलिए वह एक आदमी को पैसे देकर लोटा उतरवा लेती है, जिसके बाद वह आत्मा आजाद हो गई। यानी इसलिए वह पुजारी मंदिर की चोटी को देखकर इतना डर गया था क्योंकि वहां पर लौटा नहीं था। फिर जब पुजारी अपने घर गया तो बाघ ने उसकी बीवी को मार दिया था, जिसके बाद उसने पुजारी को भी मार दिया था और खुद पुजारी का रूप लेकर शक्ति के घर गया था, जिसे उस अनजान साये ने मार कर घर से भगा दिया था। इसके बाद स्वामी जी बताते हैं कि वह बाघ आत्मा हासिल करने के बाद भी शक्तिशाली नहीं बना है, उसे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए 3 लोगों की बलि देनी होगी और वह 3 लोग हैं रवि, शक्ति और वही पुलिस वाला, जिनके जन्म उसी दिन हुए थे जिस दिन गाँव में वो भव्य मेला लगता है और उनकी बॉडी पर लाल तिल भी हैं। अगर बाघ इन तीनों की बलि माता की पूजा होने से पहले दे देता है तो वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, जिसे फिर कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पहले वह बाघ शक्ति को मारने के लिए ही सेल्वी के पति को मारकर उसका रूप लेकर आया था और वह सेल्वी से बार बार शक्ति के बारे में ही पूछ रहा था। तभी शक्ति शीशे में देखती है कि यह तो कोई बुरी आत्मा है। तब शक्ति अपने बच्चों को बचाने में लग जाती है और अपनी जान तक जोगी में डाल देती है ताकि यह आत्मा उसके बच्चों को भी ना मार सके। इसलिए जब बाघ शेल्वी को फांसी लगाकर वहीं मार डालता है। इसके बाद बाघ ने शेल्वी का रूप ले लिया और वह शक्ति को मारने वाली थी, पर वहां मौके पर गांव वाले पहुंच गए थे जो उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर जब शक्ति अपनी मां को देखने कुएं पर आती है तो उसका पैर फिसलता है और उसका सिर पत्थर पर टकराने से वह बेहोश हो जाती है। अब स्वामी जी कहते हैं कि मैं काफी टाइम से इस उलझन में था कि बाघ ने अभी तक शक्ति को क्यों नहीं मारा, और वह बताते हैं क्योंकि अभी शक्ति की मां शेल्वी उसकी रक्षा कर रही है, जो आत्मा बनकर उस बाघ से भी भिड़ गई थी, लेकिन उसने शक्ति को एक आंच तक ना आने दी। फिर स्वामी जी कहते हैं कि बाघ तो लोगों को मारकर थोड़ी शक्ति हासिल कर चुका है, बस अब बारी शक्ति की है और अभी तक हमें यह भी नहीं पता कि बाघ को अब कैसे कैद किया जाए। या सुनते सर्वम तो शक्ति को बचाने अपने घर की ओर निकल जाता है। अब उधर स्वामी जी जब लॉकअप में थे तब यहाँ पर बाघ हमला करता है, पर स्वामी जी अपनी पावर से उस बाघ को भगा देते हैं। इधर आज हम घर में शक्ति का बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि सेल्वी के बच्चे उसे देख सकते हैं और वह उनके साथ खेलती हुई है। फिर जब यहाँ माया स्कूटी से घर आती है तो वह अंदर नहीं आ पाती और उसकी आवाज सुनकर सब लोग बाहर भागते हैं। फिर जब सरवन की आंटी उसे अंदर लाती है तो वह आराम से घर में एंटर हो जाती है, पर जैसे ही ये लोग स्कूटी को अंदर लाते हैं तो वह स्कूटी अंदर नहीं आ पा रही थी। तब सरवन देखता है कि माया के कोट पर एक खून लगता है जो कि बाघ का खून था, इसलिए सेल्वी की आत्मा उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। असल में माया पुलिस स्टेशन में सबकी मरम पट्टी करके आई थी क्योंकि वहां बाघ का हमला हुआ था और इससे ये लोग समझ जाते हैं कि बाघ अभी भागा नहीं है, बल्कि वो तो अब किसी और को मारकर उसका रूप ले चुका है। ये जानते ही श्रवण सीधा उस प्रेसिडेंट से मिलने जाता है और यहाँ उसे प्रेसिडेंट की कार में स्वामी जी की लाश मिलती है, जो देखकर श्रवण समझ जाता है कि अब बाघ ने स्वामी जी को मारकर उसका रूप ले लिया है। तब हमें पता चलता है कि जब स्वामी जी बाघ से लड़ रहे थे तो उसने उन्हें मारकर उसका रूप ले लिया था। फिर हम स्वामी जी यानी बाघ को देखते हैं जो सेल्वी की कवर के पास पहुंच गया था और वह कुछ आदमियों से सेल्वी की बॉडी बाहर निकलवा आता है। असल में बाघ का प्लान था कि वह सेल्वी की बॉडी को जलाकर उसका संस्कार कर देगा, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और वह आराम से शक्ति को मार पाएगा। उसके बाद बाघ मंत्र पढ़ता है और यह सेल्वी जो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी उसकी आत्मा वहां खींची चली आती है। फिर ये सेल्वी की आत्मा आते ही बाघ से लड़ने लगती है और इन दोनों के बीच भयंकर फाइट होती है, पर यह बाघ कुछ बुरी शक्तियों की मदद से सेल्वी को हरा देता है और फिर सेल्वी की आत्मा को उसकी बॉडी में डालकर उसे जला भी देता है, जिससे उसकी आत्मा यहाँ से चली जाती है। तभी वहां श्रवण आता है जो शेल्वी की आत्मा को देखकर रो रहा था और शेल्वी जाते जाते कहती है कि भैया
मेरे बच्चों की देखभाल करना। अब इसके बाद वो बाघ सीधा शक्ति को मारने घर पर आता है और अब तक ये घर वाले भी जान गए थे कि यह स्वामी जी नहीं है बल्कि कोई आत्मा है, इसलिए माया शक्ति को लेकर सीधा मंदिर की तरफ भागती है जहां आज पूजा हो रही थी। तब सरवन भी शक्ति को बचाने वहां पहुंच जाता है, लेकिन वह बाघ तो वहां भी पहुंच गया था और सरवन भागते भागते उस ससुर की मूर्ति में घुस जाता है जहां बाघ आकर शक्ति को मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन श्रवण बार बार शक्ति को बचाया जा रहा था और मौका देखकर श्रवण शक्ति को लेकर उस असुर की आंख से नीचे कूद जाता है और पीछे पीछे बाघ भी उस आंख तक आता है। पर उसी टाइम पूजा संपन्न हो जाती है और सीधा देवी माँ के हाथ से त्रिशूल छोड़कर सीधा असुर की आंख में लगता है जिसमें बाघ था और हम देखते हैं कि बाघ को मारने के लिए स्वयं देवी माँ आई है जिनसे बाघ बच नहीं पाता और यहाँ मारा जाता है, यानी कि माता ने श्रवण और शक्ति की जान बचा ली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रवण अब यहीं गाँव में रहेगा और उसका ये घर माया हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने वाली है जो कि माया कब से प्लान कर रही थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मूवी काफ़ी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई मूवी के साथ।